एक ऐसी चर्चा जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव का एक नया माहौल पैदा कर सकती। 2-3 दिन आप खूब सुर्खियां बटोरती मिलेंगी, आपको खूब सुर्खियां मिलेंगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, जहां भी चाहेंगे। क्या है ये सुर्खियां? ये सुर्खियां हैं गौतम अडानी। पिछले कुछ दिनों में एक जिन और सामने निकल कर आया, जब फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि अडानी साहब ने इंडोनेशिया से सस्ता कोयला खरीदा और उसको भारत में लगभग 4 गुने रेटों पर बेचा। हाल ही में मामला है अमेरिका का। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी पर आरोप लगाए हैं। इस बार आरोपों में शामिल हैं उनके भतीजे सागर अडानी। अडानी ग्रुप की एक कंपनी है जो रिन्यूएबल अडानी ग्रीन एनर्जीज, आप जानते होंगे, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें भारत सरकार को लगता है कि भाई हमें सौर ऊर्जा चाहिए, क्लीन एनर्जी चाहिए, तो वो कंपनियों को टेंडर देती है। ये कंपनी इसी प्रकार के टेंडर लेती है जिसका नाम है अडानी ग्रीन एनर्जीज। इस कंपनी पर आरोप लगा है कि इस कंपनी ने भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए भारत के अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं फिर एक नई चर्चा के साथ। एक ऐसी चर्चा जो पूरे देश में कौतूहल का विषय बनी हुई है। एक ऐसी चर्चा जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव का एक नया माहौल पैदा कर सकती है। ऐसी स्थिति में जब देश के 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, निसंदेह रूप से इसका कौतूहल, इसकी शोर शराबा तुम्हें लेके विधानसभा चुनावों से लेके संसद तक खूब ठीक ठाक सुनाई देने वाला है। 2-3 दिन आप खूब सुर्खियां बटोरती मिलेंगी, आपको खूब सुर्खियां मिलेंगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, जहां भी चाहेंगे। क्या है ये सुर्खियां? ये सुर्खियां हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी वही जिन पर विपक्ष लगातार इस बात का आरोप लगाता रहा है कि इनकी सरकार से कुछ नजदीकियां इस प्रकार की हैं कि इनके पीछे सरकार खड़ी है और इसीलिए ये जो चाह रहे हैं, जहां चाहते हैं वो प्रोजेक्ट हासिल करते हैं, जिस बैंक से चाहते हैं वो बैंक से पैसा मिल जाता है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं। और साथ ही साथ आरोप है कि कई बार ये भारत की पॉलिसीज को अपने हिसाब से मोल्ड भी करा लेते हैं। लेकिन हाल ही में मामला भारत में नहीं उपजा है, लेकिन हल्ला भारत में होना तय है, क्योंकि यह घटना हुई भारत में, लेकिन पता कहीं और से चल रही है। कहां से चल रही है? अमेरिका से। मेरे प्यारे साथियों, अडानी साहब का लगता है कि पिछले कुछ दिनों में कंट्रोवर्सियों से गहरा नाता हो चला है। इन्हीं कंट्रोवर्सियों में पहली कंट्रोवर्सी थी, आप जानते हैं, हिडेनबर्ग रिपोर्ट। हिडेनबर्ग रिसर्च ने जब अडानी साहब पर यह आरोप लगाया कि इन्होंने अपनी कंपनी की नेटवर्थ को गलत तरीके से बढ़ाकर दिखाया है, इन्होंने शेल कंपनियां खड़ी की, उनमें पैसे इन्वेस्ट हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि बाहर वो कंपनियां जो केवल कागजों पर थीं, उन तक पैसा पहुंचाया गया और उस पैसे से अपने देश में इन्होंने अपनी कंपनी के शेयर खरीदवाए, जिससे इनके शेयर्स में अचानक से बढ़ोतरी देखी गई। मतलब साफ है इस बात का कि भैया वो जो अडानी साहब की कंपनियों के शेयर जो ऊपर जा रहे थे वो गलत तरीके से बढ़ाए गए। और साथ में अडानी जी ने सेबी को भी गुमराह किया। सेबी की चीफ माधवी बुच, इनके बारे में फिर हिडेनबर्ग सामने आया। उन्होंने एक पहले तक टाइटल पेश किया कि समथिंग विल बी हैपन बिग इन इंडिया, भारत में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और बड़े होने के चक्कर में उन्होंने इस बड़े के चक्कर में एक और रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने सेबी चीफ माधवी बुच पर आरोप लगाया कि ये अडानी की अनियमितताओं, अडानी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए हैं, या कोई भी शख्स जो अडानी के बारे में क्वेश्चन रेज करता है, ये सही तरीके से जांच नहीं करेंगे क्योंकि खुद माधवी बुच का बहुत सारा पैसा अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है। क्या हुआ मैं आगे सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, क्योंकि माधवी बुच ने फिर इन आरोपों के जवाब में क्या कहा। पिछले कुछ दिनों में एक जिन और सामने निकल कर आया, जब फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि अडानी साहब ने इंडोनेशिया से सस्ता कोयला खरीदा और उसको भारत में लगभग 4 गुने रेटों पर बेचा। कोई बात नहीं बाबू भैया, पैसे का मामला है, मुनाफे का मामला है, मामला कारोबार का है, लोग मुनाफे से बेचते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि यह कोयला तमिलनाडु में बेचा गया, यह लो ग्रेड का कोयला था। लोगों ने इसे कोल स्कैम नाम दिया। हाल फिलहाल में पीछे 2-4 दिन पहले एक और नई कहानी निकल कर आई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र में खड़े हुए और 2 पोस्टर लहराए। ये कटाक्ष थे उस बात को लेकर जब मोदी जी कह रहे थे कि एक है तो सेफ है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक हैं
तो ये सेफ है। और साथ में उन्होंने पोस्टर लहराया धारावी का। उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, ये एक है वो सेफ वाला सेफ नहीं, ये सेफ है तिजोरी वाला सेफ, क्योंकि अगर हम एक हैं तो हमारे पास सेफ है। ऐसे आरोप लगातार अडानी साहब पर लगते रहे हैं। ये है कहानी का बैकग्राउंड जो पिछले कुछ दिनों में कंट्रोवर्सी से गौतम अडानी साहब का सामना हुआ। अब हाल ही में मामला कहां का है? हाल ही में मामला है अमेरिका का। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी पर आरोप लगाए हैं। इस बार आरोपों में शामिल हैं उनके भतीजे सागर अडानी। क्या है आरोप? उन्होंने कहा अडानी ग्रुप की एक कंपनी है जो रिन्यूएबल, अडानी ग्रीन एनर्जीज, आप जानते होंगे, आपने सोलर प्लांट देखे होंगे जिनको अडानी लगाते हैं, या ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट या ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें भारत सरकार को लगता है कि भाई हमें सौर ऊर्जा चाहिए, क्लीन एनर्जी चाहिए, तो वो कंपनियों को टेंडर देती है। ये कंपनी इसी प्रकार के टेंडर लेती है जिसका नाम है अडानी ग्रीन एनर्जीज। इस कंपनी पर आरोप लगा है कि इस कंपनी ने भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए भारत के अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। तो क्या हो गया? रिश्वत से तो हमारा चोली दामन का साथ है, हम तो फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर फर्क पड़ता भी है, चूंकि नया भारत है, नया इंडिया है, तो रिश्वत से फर्क पड़ता है। तो रिश्वत इंडिया में दी गई, दिक्कत अमेरिका को क्या है? अमेरिका को दिक्कत यह है कि ये जो रिश्वत दी जा रही थी, ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था, इस प्रोजेक्ट में जो अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी है, इस कंपनी ने कुछ फंड रेज किया था बाय द इशूइंग द शेयर्स। उन शेयर्स को अमेरिकन ने खरीदा था। उसी पैसे में से अडानी साहब ने उस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए भारत के लोगों को, भारत के अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। अमेरिका में रिश्वत देना अपराध है। अमेरिकन लोगों का जो पैसा था अडानी जी ने रिश्वत में दे दिया, इसलिए यह मामला अमेरिका का भी बना। अमेरिका ने कहा कि भैया तुम्हारे देश में क्या रिश्वत चलती है, क्या नहीं चलती है, हु केयर्स, लेकिन आप हमारे देश के लोगों का पैसा रिश्वत में नहीं दे सकते, चूंकि आपने दिया। जिसमें दो मुख्य आरोपी हैं। आरोपियों की संख्या 8 है, जिसमें है चाचा भतीजे। चाचा कौन? गौतम अडानी। भतीजे कौन? सागर अडानी। इन दोनों पर आरोप लगे और इस रिश्वत की जांच 2023 से एफबीआई कर रही थी, 2023 से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कर रहा था। लेकिन सो कौन रहा था? सो रहे थे हमारे सेबी। हमारा सेबी सोता रहा। ये सब चीजें जब पता चलती रही, ऐसा तो नहीं है कि रिपोर्ट इंटरचेंज नहीं हुई होंगी, लेकिन सेबी ने इस क्रम में कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे प्यारे साथियों, सेबी की मुखिया माधवी बुच और जो गौतम अडानी हैं, इनके रिश्ते, इनके कारोबारी रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जो आई थी, जिसमें अडानी साहब पर बहुत आरोप लगाए गए, फेक कंपनी के आरोप लगाए गए, टैक्स हेवन कंट्रीज में पैसे भेजने के आरोप लगे, शेल कंपनी बनाने के आरोप लगे, अपने शेयर्स को गलत तरीके से बढ़ाने के आरोप लगे, इन सब की जांच जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। क्यों सुप्रीम कोर्ट में पहुंची? कि देखिए हिडेनबर्ग जो है वो विदेश की संस्था है, विदेश की संस्था से अपना घर तो नहीं बिगाड़ सकते हम, लेकिन फिर भी अगर कोई कह रहा है तो उसकी जांच जरूरी है। उसकी जांच में सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच शुरू हुई। सेबी ने उसकी जांच शुरू की। सेबी ने कहा कि हिडेनबर्ग जिन 22 जो लेन देन का आरोप लगा रहे हैं, 22 में से 20 में अडानी को क्लीन चिट है। इसका मतलब यह है कि हिडेनबर्ग के सारे आरोप झूठे हैं। क्या सच क्या झूठ, ये तो अब तय कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हमें संवैधानिक संस्थाओं के साथ जाना पड़ता है। संवैधानिक संस्थाएं या संविधिक संस्थाएं, क्योंकि सेबी तो संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधिक संस्था है, फिर भी सेबी ने एक प्रकार से अडानी जी को क्लीन चिट दे दी कि हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में जिस फेक कंपनी के फेक शेयर बढ़ाने के, टैक्स हेवन कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करने के लमसम जो आरोप थे, वो सब आरोप, लगभग 22 आरोप थे, 20 झूठे हैं। क्या अर्थ है? मतलब अडानी को क्लीन चिट है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट को मानना ही पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई जांच एजेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जांच के आदेश दे सकती है। तो हिडेनबर्ग केस में लगभग क्लियर हुए। अब मामला नया है। प्रश्न यही उठता है कि साहब ये बताइए कि नाउ ए डेज अब सेबी क्यों सो रही थी? क्योंकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 2023 से इस बात की जांच कर रहा है कि हमारे देश में से पैसा उगाया है, उससे भारत में रिश्वत दी है। तुमने भारत में रिश्वत दी, वो एक अलग मामला है, लेकिन हमारे लोगों का पैसा तुमने कैसे रिश्वत में दे दिया? इस बात को लेकर अडानी साहब पर केस बनता है। यहां क्लियर करना यह बात जरूरी है कि यह अडानी ग्रुप या अडानी कंपनीज पर लगा हुआ मुकदमा नहीं है। यह मुकदमा पर्सनली जो है
लागू हुआ है, ये पर्सनली जो है लॉन्च किया गया है पर्सनली 8 लोगों पर, जिसमें गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी शामिल हैं। आप जानना चाहेंगे कि कौन है सागर अडानी? मेरे प्यारे साथियों, सागर अडानी ही वो शख्स हैं जो एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी कंपनी है उसका कारोबार देखते हैं, और 2030 तक उनका लक्ष्य है कि वो भारत की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी इसको बना देंगे। इसमें एक और कंपनी को भी आरोपी बनाया गया है, अजूर कंपनी। उसके चर्चा बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर आप सभी लोग खरीदते हैं, हमारे आसपास के लोगों ने भी खरीदे हुए हैं। अजूर कंपनी लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको पीछे करें, लेकिन उस पर भी आरोप लगा है। तो आरोप लगा कि भैया चाचा भतीजे ने भारत में 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है, ये भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। कौन है वो लोग जो 2200 करोड़ रुपए हजम कर गए भारत में, और कौन सा वो प्रोजेक्ट था जिसको हासिल करने की बात चल रही है? ऑब्वियस बात है, ऐसी बातों से भले ही फर्क ना पड़ता हो, लेकिन थोड़ा तो मन डिस्टर्ब होता ही है, जिससे ये पता चलता है कि यार क्या हुआ है, क्या सच्चाई है इन विषय में। क्या हमारे उद्योगपति फेक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमारे इंडस्ट्री, जो हमारे बड़े उद्योगपति हैं, उनसे यही उम्मीद की जानी चाहिए कि वो रिश्वत को बढ़ावा दें? और अगर रिश्वत दी गई है, अगर आरोप साबित होता है, तो निसंदेह रूप से वो जो कहानी थी कि ना लिया है ना लेने दूंगा, आप जानते हैं इस स्टेटमेंट पे कायम थी एनडीए सरकार। उन्होंने कहा कि ना तो 1 रुपया खाया है ना 1 रुपया खाने दूंगा। ये तो 1 रुपया नहीं है, तो 2200 करोड़ रुपए का मामला है। कौन वो अधिकारी हैं जो 2200 करोड़ रुपए हजम कर गए? ऑब्वियस बात है, सरकारी मशीनरी के अधिकारी हैं, तो इसमें सरकार की जवाबदेही बनती है कि ऐसा नहीं है कि कब कहावत आती है कि बिल्ली है, बिल्ली को देखकर अगर कबूतर आंख मूंद लेता तो बिल्ली कहीं नहीं जाती है, बिल्ली वहीं रहती है। तो आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा। इस बात का तो न्याय जांच होनी ही चाहिए कि किन लोगों ने 2200 करोड़ रुपए हजम किया, अगर ये आरोप सच हैं। या फिर वही कि भैया बात ये निकल कर आए कि कोर्ट फिर आदेश दे, फिर से क्लीन चिट मिले, क्लीन चिट खेलते रहिए, और रिश्वत का मामला तो ठीक है, आगे पीछे करते रहो, क्या जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन पर ये आरोप लगे। ये आरोप उस समय लगे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते, तो अडानी साहब ने ट्वीट भी किया था कि ट्रंप साहब मैं आपको बधाई देता हूं, और मैं आपको 15,000 नौकरियों की गारंटी देकर एक इन्वेस्टमेंट करूंगा, $10 बिलियन का। ये रिपोर्ट अमेरिका से तब निकल कर आई है जब अडानी साहब $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनके लिए इन्वेस्टमेंट मायने नहीं रखता, ट्रांसपेरेंसी मैटर करती है, और ट्रांसपेरेंसी हर जगह मैटर करनी चाहिए। मेरा यह कहना कि चलिए हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए आरोप गलत ही हैं, बट जांच कराने में क्या जाता है? निष्पक्ष जांच कराइए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि इससे देश की शाख पर भी क्या है बट्टा लगता है। क्योंकि अडानी वो शख्स हैं जो रईसों की सूची में टॉप लिस्ट में आते हैं। ये देश की, भाई उद्योगपति कौन है, देश की नाक माने जाते हैं। तो काहे ये सब जो है नाक कटवाने वाली बात चल रही है? आप जांच कराइए, जांच में जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाएगा। क्लीन चिट मिलती है तो बहुत अच्छा, और नहीं मिलती है तो फिर मेरा वही सवाल, कौन है वो 2200 लोग जिन्होंने, सॉरी 2200 करोड़ हजम करने वाले लोग? मेरे प्यारे साथियों, अगर अडानी साहब पर यह आरोप सिद्ध हो जाते हैं और अमेरिका के विभाग और ज्यादा सख्त होता है, तो आंकड़ा यह कहता है, रिपोर्ट यह कहती है, जानकारी यह कहती है कि लगभग 20 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि ये सब कागजी बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, सच्चाई का आप सभी जानते हैं कि इन सबसे कोई लेना देना है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अडानी साहब ने इनिशिएट लिया, और इनिशिएट लेकर अपने जो ग्रीन एनर्जी के जो शेयर्स थे उनकी बिकवाली कुछ समय के लिए बंद कर दिया कि भैया हम पर आरोप लगे हैं। क्लैरिफिकेशन भी दिया कि आरोप निराधार हैं, हम जांच कराएंगे, वैसा ही जैसा हिडेनबर्ग केस में हुआ था कि आरोप निराधार, जांच कराएंगे। जांच में क्या निकला? क्लीन चिट। ये आरोप निराधार है, जांच में क्या निकलेगा? आप सभी जानते हैं कि लगभग क्या निकलना है, तुम हमारे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो। जैसे ही ये घटना शुरू हुई, आरोप लगने शुरू हुए, अडानी साहब को फिर से झटका लगना शुरू हुआ। आप जानते हैं कि जब हिडेनबर्ग रिपोर्ट का खुलासा हुआ था, तब भी अडानी साहब को झटका लगना शुरू हुआ। अडानी साहब की 10 कंपनियों में से 9 कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिरे। आप जो अडानी ग्रीन एनर्जी देख सकते हो, इस पर -18% के लॉस से ये शेयर जो है मेरे प्यारे साथियों बंद हुआ। कितना? -18 से। उसके बाद अडानी एंटरप्राइजेस 23 से, और धड़ धड़ शेयर गिरते चले गए। केवल एक शेयर में उछाल था, वो भी लगभग 0.3 का, जो एनडीटीवी है। जो आप नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, हाल ही में पिछले कुछ दिनों में एनडीटीवी को अडानी साहब ने खरीद लिया है। गौतम अडानी की जो पर्सनल जो वर्थ है वो भी अचानक धड़ाम से गिरी, $12 बिलियन नीचे गिरी, और साथ में जो फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स की लिस्ट में भी वो 22वें नंबर से खिसककर 25वें नंबर पर आ गए। हालांकि इन आंकड़ों का क्या मतलब बनता है, तो एक इंटरव्यू में आपको बताऊं जिसमें अडानी साहब ने कहा था कि मैं आंकड़ों के लिए नहीं लड़ता हूं। नहीं लड़ते हैं,
अच्छी बात है, लेकिन आंकड़े ही हैं जो बहुत कुछ कहते हैं, आंकड़े ही हैं जो आम आदमी को विश्लेषण तक पहुंचाते हैं। आप भले ही आंकड़ों के लिए ना खेलते हो, आप नंबर एक नंबर दो के रेस में ना के लिए नहीं खेलते हो, लेकिन डाटा ही है जो आम आदमी को विश्लेषण करने के नजदीक पहुंचाता है। तो आपके लिए नहीं, हमारे लिए मायने रखते हैं कि कैसे इनकी वर्थ नीचे गिरी, 22 में से 25 नंबर पर पहुंचे, सारे शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए। ये खबर थी दोपहर तक। शाम तक आते आते एक झटका और अडानी साहब को लगा, यहां आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। अगला झटका अडानी साहब को लगा केन्या से। केन्या में अडानी साहब 2-3 प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं जिसमें उनका ठीक ठाक इन्वेस्ट है। क्या प्रोजेक्ट है? पहला प्रोजेक्ट है कि केन्या में जो एनर्जी है, जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको पूरी केन्या में फैलाने के लिए जो भी इंफ्रा चाहिए उसको ये डेवलप करेंगे। साथ में नैरोबी एयरपोर्ट के लिए एक नया रनवे और नया टर्मिनल बनाने की जो बात चल रही है उसका टेंडर भी अडानी साहब के पास है। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान कीजिए, अगर आप थोड़ा भी दिलचस्पी रखते हैं न्यूज़पेपर में तो आपको पता होगी कि केन्या के लोग प्रोटेस्ट करने पर उतारू हो गए थे अडानी साहब के खिलाफ। से नो टू अडानी, प्रोटेक्ट द जॉब्स। आपको मैं एक बता दूं कि केन्या के लोगों ने अडानी साहब के साथ उसी दिन से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था जिस दिन से अडानी साहब नैरोबी एयरपोर्ट को लेकर, आप देखते हैं स्ट्राइक तक हुई वहां पर। नैरोबी एयरपोर्ट पर जो टर्मिनल और रनवे बनाना था उसके खिलाफ केन्या के लोग सड़कों पर आ गए थे। कोई तो वजह रही सनम, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ ना कुछ तो इन लोगों को भी लगा होगा। ये आम आदमी हैं, इन्हें रोटी से मतलब है साहब, इन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी केन्या के जो राष्ट्रपति साहब, उन्होंने लगा कि ठीक है, प्रोटेस्ट में हो सकता है कोई इनके पास क्लियर वजह ना हो, कोई छोटी वजह से डील कैंसिल करने की बात कर रहे हो। लेकिन जैसे ही अमेरिका से रिश्वत लेने का बम फूटा, केन्या के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि हम सारे के सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। लगता है ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति विलियम रूटो ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि यह निर्णय हमारी जांच एजेंसी और साझेदार देशों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। साझेदार देश के नाम जो है उन्होंने नहीं लिया है, संभवतः साझेदार देश अमेरिका है, जिन्होंने कहा कि आपके यहां चल रहा, आप हमारे दोस्तों, हम बता दें कि इनकी कंपनी में गलत तरीके से टेंडर लिए जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और भारत में भी इनकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर, पारदर्शिता को लेकर जो प्रश्न उठ रहे हैं, उसके लिए जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं जैसे सेबी, वो भी इनके खिलाफ ठीक जांच नहीं कर रही हैं। आप इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करें या ना करें, अब आप अपने हिसाब से सोचिए। ठीक है, केन्या राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है, हम सारे प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, इस समय कैंसिल जो है कर रहे हैं। कैंसिल करने की इस घटना के तुरंत बाद प्रतिक्रिया देश में आने भी शुरू हुई। माहौल चुनावी है बाबू, और फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तो ये चलना भी लाजमी है। तभी देश की राजनीति जो है स्वच्छ इस तरह पहुंचेगी जब डिस्कशन होगा। आरोप प्रत्यारोप मत जाइए। यहां पर एक बातें हुई जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी सामने आए। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से साफ है कि अदानी ने अमेरिका और भारत दोनों ही जगह के कानून तोड़े हैं। अमेरिका में उनके इन्वेस्टर्स का पैसा रिश्वत में इस्तेमाल किया, भारत में कैसे तोड़ा? भारत में उन्होंने रिश्वत दी। रिश्वत देना हमारे देश में अपराध है। मुझे हैरानी है कि अदानी अभी भी कैसे देश में खुले घूम रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अदानी पर कोई जांच नहीं हो रही है। अदानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और आज ही किया जाना चाहिए। साथ में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की इन्वेस्टिगेशन की बात हुई जिसमें पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं कि उनसे जांच कराई जानी चाहिए। मैं हाल ही में एक चीज आपको नजर दौड़ाना चाहूंगा, थोड़ा सा विश्लेषण करने में तुम्हें आसानी होगी। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं भी भारत के नागरिक होने के नाते एक चीज जरूर सोचने में सक्षम हूं कि आखिर ये मिरेकल हो कैसे गया, ये कैसे हो सकता? क्या देश में और उद्योगपति बचे नहीं? क्योंकि हम बहुत सारे उद्योगपतियों को अपने देश में जानते हैं। ठीक है, जिंदल्स हैं, टाटा हैं, ठीक है, अजीज प्रेम जी हैं, अंबानी हैं, ये तो कुछ नाम हैं जो चंद सब लोगों के मुख पर रहते ही हैं। ये एक कहानी आप देखते हो जिसमें आपको राहुल गांधी दिख रहे हैं। राहुल गांधी साहब ने संसद में एक प्रश्न पूछा था कि 2014 से पहले जो अमीरों की लिस्ट बनती थी पूरी दुनिया में, उसमें 609वें नंबर पर गौतम अडानी थे। गौतम अडानी एक बार दूसरे नंबर के भी सबसे अमीर आदमी रह चुके हैं। ये कैसे हो गया? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? मेरे प्यारे साथी, जब इसके निष्कर्ष में जाएंगे तो आप ये जरूर पूछेंगे कि अडानी साहब अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि अच्छा ही काम वो करते रहें। लेकिन विदेशों से आई रिपोर्ट, देश में उठता विरोध, हमारे पड़ोस से आई हुई कहानियां कहीं ना कहीं पारदर्शिता को लेकर तो प्रश्न खड़े करती ही हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि क्या आगे बढ़ने के लिए उन्हीं सब तौर तरीकों का इस्तेमाल किया गया जिस तौर तरीकों का इस्तेमाल बड़े कारोबारी करते हैं। कौन से हैं वो तौर तरीके? आप सभी जानते हैं, तमाम तरह की फिल्म कहानियों में आप इन किस्सों को सुनते भी हैं। क्या सत्ता पक्ष से कुछ नजदीकी है
तो क्या उसी का फायदा मिला है, और नहीं है तो क्या अब इन सब आरोपों की पारदर्शिता से जांच होगी। प्रतिस्पर्धा आयोग जो ये देखता है कि किसी भी एक कंपनी की, किसी की एक मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, उसको भी इस मामले में थोड़ा सा एक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेड मोनोपोली क्रिएट हो जाए। तो मेरे हिसाब से मैं चाहता हूं अडानी जी निष्पक्ष निकलें, लेकिन जांच होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये देखिए, ये देश जिसमें स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, उद्योगपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में उद्योगों के लिए एक अच्छा माहौल देना, बहुत बेहतर माहौल देना, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम लोग लगातार अच्छा कर रहे हैं कि हमारे देश में बिजनेस करने के लिए अच्छी परिस्थितियां हैं। ये बात केवल रिपोर्ट में ना हो, व्यवहारिक रूप से सामने आनी चाहिए, जिससे नए नए उद्योगपति सामने आए। यही देश की तरक्की का मार्ग खोलने का एकमात्र तरीका है। कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके हिसाब से आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में अपने विचार छोड़ने नहीं भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। धन्यवाद साथियों।